हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी। आज का हमारा विषय है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जैसा कि हम अगर विषय पर फोकस करें तो इसमें दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना, और स्टैट्यूट्स का मतलब है लॉ, विधि। तो अगर हम हिंदी में इसे कहें तो हम इसे कहते हैं विधि की व्याख्या करना या संविधियों का निर्वचन। जो विधि के जो हिंदी शब्दावली है वो स्टैट्यूट्स का मतलब है संविधि, संविधि का मतलब है विधि से, और इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या करने से, और उसका जो विधिक शब्दावली है वो निर्वचन है। तो हम विधियों की व्याख्या कैसे करें, इस पर हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर्स है। तो विधियों की व्याख्या क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसको समझने की आवश्यकता है। विधियों की व्याख्या करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, विधि बनाने वाले व्यक्ति, वो भी एक ह्यूमन बींग्स हैं, एक मानव हैं, और उनसे भी गलतियां होती हैं। कानून बनाते वक्त हो सकता है कि कानून स्पष्ट ना हो। इफ़ देयर इज़ एनी एम्बिग्युइटी इन लॉ, तो ऐसी स्थितियों में विधि की व्याख्या करना जरूरी हो जाता है। और विधि की व्याख्या क्यों की जाती है, हमने समझ लिया कब की जाती है, जब विधि अस्पष्ट हो, व्हेन देयर इज एनी एम्बिग्युइटी इन लॉ। और क्यों की जाती है, टू फाइंड आउट द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। इसलिए किया जाता है क्योंकि विधायिका का हमें सही आशय निकालना है। तो यहाँ पर जो शब्द है वो सही, ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, गलत इंटेंशन नहीं निकालना है। अगर गलत इंटेंशन निकाला जाता है तो बाद में जो हायर कोर्ट होती है वो उसको ओवर रूल्ड कर देती है, निरस्त कर देती है उसके निर्णय को। तो इसमें हमने ये जाना कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है टू फाइंड आउट ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, और कब, जब विधि में स्पष्टता ना हो, इफ देयर इज एनी एम्बिग्युइटी इन लॉ। इस विषय को, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण वादों की चर्चा करनी होगी। पहला केस है हमारा 1950 में ए.के. गोपालन का केस, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में प्रश्न उठा कि जो अनुच्छेद 21 में जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो सम्यक होगी कि नहीं होगी। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा राज्य, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। अब प्रश्न यह उठा इस केस में कि प्रक्रिया कैसी हो, सम्यक हो कि असम्यक हो, ड्यू हो कि अनड्यू हो। तो इस वाद के जो हमारे जजेस थे वो 6 बेंच के जजेस थे। इसमें 6 जजेस से मिलकर बेंच बनी थी। उसमें जो चीफ जस्टिस थे वो हीरालाल कानिया सर थे। तो हीरालाल कानिया सर के माध्यम से और जो हमारे अन्य जज थे उसमें केवल डिसेंटिंग ओपिनियन हमारे जस्टिस फजल अली साहब की थी, और बहुमत का यह निर्णय आया था कि प्रोसेस मस्ट बी ड्यू और अनड्यू इट इज इमैटेरियल। मतलब प्रक्रिया सम्यक हो या असम्यक, यह बात महत्वहीन है। मतलब यह है कि प्रक्रिया असम्यक भी हो सकती है। यदि विधायिका कोई ऐसी प्रक्रिया बनाती है जो असम्यक हो तो वो भी विधायिका ऐसा कानून बना सकती। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया के आगे सम्यक शब्द नहीं लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह दिया। लेकिन जस्टिस फजल अली साहब की डिसेंटिंग ओपिनियन थी। लगभग 28 साल के बाद मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन में दिए गए निर्णय को गलत माना और ओवर रूल्ड करते हुए कहा कि मनेका गांधी के केस में कि प्रोसीजर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी ड्यू, फेयर, रीजनेबल। जो प्रक्रिया है वो हर हालत में सम्यक होगी। विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसकी प्रक्रिया सम्यक ना हो। मतलब कहने का क्या है कि ड्यू मीन्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सम्यक का मतलब यह है कि आपको नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर हम ए.के. गोपालन के केस को सही मान लें तो क्या हो सकता है, इसके परिणाम पर हम चर्चा करें। मान लीजिए हमारी विधायिका कानून बनाती और विधायिका हमारे मृत्यु दंड के तरीकों को बदलना चाहती है। वो कहती है फांसी नहीं देंगे,
अब हम कोड़े से मार मार कर हम व्यक्ति को खुले में मृत्यु दंड देंगे। लोकसभा ने कानून बनाया, पास हो गया बहुमत से। राज्यसभा ने गया, वहां से भी पास हो गया और प्रेसिडेंट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो मृत्यु दंड का जो तरीका फांसी था वो अब कोड़े मारने की सजा हो गई। अब अगर हमको कोड़े मारे जाते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ए के गोपालन कह रहा है। ए के गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सम्यक प्रक्रिया हो चाहे असम्यक, हमें कोई लेना देना नहीं, विधायिका जैसी प्रक्रिया स्थापित करेगी उसको अनुसरण किया जाएगा। तो अब हमें जो कोड़े मारे जा रहे हैं, हमको कोई बचाव नहीं मिल सकता था अगर ए के गोपालन के केस के जजमेंट्स को सही मान लिया जाए। लेकिन इसके बाद मनेका गांधी ने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, विधायिका को इतनी अनलिमिटेड पावर नहीं, असीमित अधिकार नहीं है, और हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ प्रीएम्बल कहता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्ति की गरिमा है। हमारा संविधान का उद्देश्य है कि टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, हमारे व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है। अब हमारे व्यक्ति को अगर गरिमा को बनाए रखना है तो हर हालत में प्रोसीजर मस्ट बी ड्यू, फेयर एंड रीजनेबल। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ प्रक्रिया हर हालत में सम्यक होगी। अगर कोड़े मारने की सजा दी जाएगी और ऐसा कोई कानून बना भी देती है विधायिका, तो उसको अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हमारी जो न्यायपालिका है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। क्यों? क्योंकि वैलिडिटी ऑफ लॉ, आपको यह ध्यान देना है कि कानून की वैधता किसके हाथ में है। अगर हम अनुच्छेद 13 का आकलन करें, विश्लेषण करें, तो हमें ये बात देखने को मिलती है कि यह हमारी न्यायपालिका के हाथ में है कि किसी भी कानून की वैधता को जांचने का कि वो सही बना है कानून की नहीं, ये हमारे न्यायपालिका के हाथ में है। और विधायिका का सिर्फ काम यह है कि वो कानून बना दे, लेकिन कानून की वैधता जो अंत में जो चेक करेगी वो हमारी न्यायपालिका करेगी। इसलिए वैधता की जब बात आती है तो ये कहा जा सकता है कि विधियों की व्याख्या हमारी न्यायपालिका करती है। और क्यों? क्योंकि वो देखती है कि हमारे यहाँ कानून वैध बना है कि अवैध बना है। मतलब क्या कि कोई भी कानून हमारे संविधान से ऊपर नहीं बन सकता। अब इसको अगर हम देखें कि मनेका गांधी में जैसे ही इन्होंने कहा, 28 साल के बाद ये जजमेंट आया ए के गोपालन के बाद, तो मेनका गांधी के केस में जस्टिस फजल अली की जो डिसेंटिंग ओपिनियन थी वो मेनका गांधी के केस में फॉलो की गई और एक न्यायिक क्रांति आ गई। और इसके बाद हमारे यहाँ ए नंबर ऑफ PIL लोकहितवाद भी हमारे भारत में आए और इसे एक न्यायिक क्रांति का आयाम कहा गया। और आपको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि विधियों की व्याख्या न्यायपालिका ने इतनी अच्छी करी है कि इसी अनुच्छेद 21 की व्याख्या के अंतर्गत, जबकि मनेका गांधी में इस बात को जब स्वीकार किया गया कि प्रक्रिया हर हालत में सम्यक होनी चाहिए, तो इसी का ये परिणाम है कि हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक, सबरीमाला केस, एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया सबरीमाला में। और हमारे ट्रिपल तलाक में जब अनुच्छेद 25 और 21 में टकराव हुआ तो तब भी हमारी विधि की व्याख्या करते हुए न्यायपालिका ने इस चीज को कहा कि अगर दो मूलाधिकारों में भी टकराव होता है तो अनुच्छेद 21 को हम प्रिवेल करेंगे, ऊपर मानेंगे। तो अनुच्छेद 25 दब गया, उसके अधीनस्थ हो गया अनुच्छेद 21 के, और पर्सनल लिबर्टी को उन्होंने सर्वोपरि रखा, जो कि मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसी का परिणाम आज भी हमको देखने को मिलता है। अगर ए के गोपालन के केस को सही मान लेते हम लोग और मनेका गांधी के केस में अगर ओवर रूल्ड नहीं किया जाता तो हमें लगता है कि हमारे भारत का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहता और डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो जाती। अब अगर हम चर्चा करें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जहां पर कानून संदेह उत्पन्न कर रहा है, हमारी न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि उस संदेह को दूर करे और विधायिका का सही आशय निकाले। तो इसमें जजेस और वकीलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हमारे किसी भी कानून का सही आशय निकाला जाता है तो जो कोई सही आशय निकाल देता है, जैसे कि ए के गोपालन के केस में सही आशय नहीं निकाला गया था, तो उस जो बेंच के जजेस थे उनका प्रमोशन नहीं हो सकता, उनको एमिनेंट जूरिस्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बाद मनेका गांधी के केस में जिन जजेस ने 7 जजेस की बेंच थी, उसमें जिन जजेस ने, जस्टिस भगवती साहब ने विधायिका का सही आशय निकाला और फजल अली साहब की डिसेंटिंग ओपिनियन को मेजॉरिटी में माना गया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जजेस के लिए, फजल अली साहब के लिए। और जस्टिस भगवती जी ने तो यहां तक कह दिया, राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी।
सम्मान सहित जीने का अधिकार है। अगर विधायिका सम्मान सहित शब्द नहीं लगा रही है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उसके सम्मान से खिलवाड़ करेंगे। जीवन का अधिकार का मतलब है जीवन का अधिकार सम्मान सहित है। जस्टिस भगवती साहब की ये देन है कि ये जो शब्द जोड़े। अब हम ये कहना चाहते हैं कि वकीलों का कैसे कानून के निर्वचन में योगदान होता है। तो कानूनों के निर्वचन में हमारे यहाँ जब न्यायपालिका में वकील लोग बहस करते हैं तो वो जजेस को सहायता प्रदान करते हैं विधायिका का सही आशय निकालने के लिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विधायिका के जो हमारे कानून स्पष्ट नहीं है और उनको स्पष्टता लाते हैं निर्वचन के माध्यम से, तो उसमें जजेस के साथ साथ हमारे वकील भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर हम न्याय के क्षेत्र में देखें तो बहुत से जो जजेस हैं उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। उसमें से हमारे जस्टिस भगवती साहब, जस्टिस फजल अली साहब और हमारे बहुत से जो और जजेस हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है। और हमारे यहाँ अगर जजेस की बात करें तो हमारे यहाँ कपिल सिब्बल हैं, अरुण जेटली साहब हैं, हमारे बहुत से नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने विधायिका के निर्वचन के द्वारा, जो कानूनों को निर्वचन के द्वारा उन्होंने काफ़ी हद तक जजेस को अच्छे जजमेंट्स के लिए सहायता प्रदान करी। अब अगर हम कहें कि संविधियों के निर्वचन के बेसिक रूल्स कितने हैं तो इस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ संविधियों के निर्वचन से संबंधित 3 मौलिक नियम है। पहला रूल है हमारा लिटरल रूल, शाब्दिक निर्वचन। शाब्दिक निर्वचन का क्या मतलब है, इसको निर्वचन का पहला नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले अप्लाई होता है कानूनों की व्याख्या करने में। और लिटरल रूल का मतलब ये है कि व्हाट डू द कॉमन पीपल थिंक, एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है उस भ्रम वाले शब्द को लेकर। इस पर महत्वपूर्ण केस है राम अवतार का केस और मोती जमींदारी का केस। तो राम अवतार के केस में क्या हुआ कि यह प्रश्न उठा कि हरी सब्जी के अंतर्गत पान के पत्ते आते हैं कि नहीं। द टर्म ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड और नॉट इंक्लूड ग्रीन बीटल्स लीव्स, जो हमारे हरी सब्जियों में पान के पत्ते शामिल है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने हरी सब्जियों पर टैक्स नहीं लगाया था और पान के पत्तों पर टैक्स लगाया था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि इसमें हरी सब्जियों में पान के पत्ते आते हैं कि नहीं आते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, एक रीजनेबल पर्सन क्या सोचता है, अगर उससे भी पूछा जाए कि बताओ भाई पान के पत्ते हरी सब्जी में आते हैं, तो वो भी हंसने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि ये हरी सब्जियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिटरल रूल अप्लाई करते हुए ये जजमेंट दिया कि पान के पत्ते हरी सब्जियों में नहीं आएंगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ गया। अगर गलत जजमेंट दिया जाता तो राज्य का राजस्व घट जाता। क्यों? क्योंकि पान के पत्ते पर टैक्स लगाया जा रहा था और पान के पत्ते को जब हरी सब्जी नहीं माना गया तो इससे क्या परिणाम निकला कि राज्य का जो राजस्व है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यायाधीश राज्य के राजस्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा नियम है हमारा गोल्डन रूल। जब हमारे लिटरल रूल को अप्लाई करने से काम नहीं चलता मतलब विधायिका का सही आशय नहीं निकलता है, तो उसके बाद गोल्डन रूल को कोर्ट अप्लाई करती है। गोल्डन रूल में हम ये कह सकते हैं टू ऐड सम वर्ड्स, कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जस्टिस भगवती ने मनेका गांधी के केस में क्या कहा कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीने का अधिकार जो है हमारा सम्मान सहित। तो यहाँ पे जो शब्द जोड़े सम्मान सहित, ये गोल्डन रूल का उदाहरण। जैसे कि ली वर्सेस नैप का एक केस है। ली वर्सेस नैप के केस में कहा गया कि एक व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया तो वो कानून जो कहता था कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट करेगा वह रुकेगा, विल स्टॉप। तो एक व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए रुका और चला गया। तो प्रश्न उठा क्या ये रुकना माना जाए? तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम लिटरल रूल अप्लाई करते हैं तो ये तो रुका है, कुछ सेकंड के लिए ही रुका है। तो कहा कि नहीं, ये विधायिका का सही आशय नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने कुछ शब्द जोड़ दिए। क्या उसमें शब्द जोड़े? तो जोड़े उन्होंने कहा टिल द रीजनेबल टाइम, युक्त समय तक रुकेगा। और वो युक्त समय तक क्यों रुकेगा? क्योंकि उसे फर्स्ट एड देना है। जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को चाहिए, तो वो भागेगा नहीं, वो युक्त समय तक रुकेगा। तो विद इन रीजनेबल टाइम सुप्रीम कोर्ट ने शब्द मतलब जो भी कंसर्निंग कोर्ट थी उसने कुछ शब्दों को जोड़ते हुए विधायिका का सही आशय निकाल दिया। फिर उसके बाद थर्ड रूल है हमारा मिस्चिफ रूल, जिसको कि हम रिस्ट्री का नियम करते हैं। इसमें क्या है कि कानून की हिस्ट्री देखी जाती है, हिस्ट्री ऑफ एन एक्ट,
कि कानून में क्या कमियां थी, उस कमियों को दूर करते हुए कौन सा नया कानून आया है, उस नए कानून का क्या उद्देश्य है, उस नई धारा का क्या उद्देश्य है। इसके लिए अगर हम एक केस का जो है जिक्र करें तो हमारे यहाँ स्मिथ वर्सेस ह्यूज का केस लीडिंग केस है। इस केस में क्या हुआ कि जो प्रोस्टिट्यूशन लेडी होती हैं, जो वेश्यावृत्ति करती हैं, प्रश्न ये उठा कि वो सड़क पर खड़ी हो सकती हैं कि नहीं खड़ी हो सकती हैं। तो एक एक्ट लाया गया, उस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि प्रोस्टिट्यूशन लेडीज जो हैं सड़क पर नहीं खड़ी होंगी। अब वो सड़क पर ना खड़े होकर क्यों नहीं खड़ी होंगी? क्योंकि उसे आने जाने व्यक्तियों को थोड़ी दुविधा होती थी, वो समान रूप से आ जा नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक्ट ने उसमें संशोधन किया और कहा कि वो सड़क पर नहीं खड़ी होंगी। तो वो क्या हुआ, वो बालकनी पे खड़ी होने लगी, बालकनी में खड़े होकर इशारे करने लगी, कुछ उसके कहीं और स्थान पे खड़ी हो गई, रोड पे ना खड़े होकर हम दरवाजे के थोड़ा अंदर खड़े होने लगी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम लिटरल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो सड़क पर तो नहीं खड़ी है, बालकनी पे खड़ी है। लेकिन फिर उन्होंने मिसचिफ रूल अप्लाई करते हुए ये देखा कि इस कानून का उद्देश्य क्या है। इस कानून का उद्देश्य क्या है? टू सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। किस मिसचिफ को दबाना है, किस रिश्ती को, किस कमी को दबाना है? उस कमी को दबाना है कि हमारे जो यात्री हैं, जो भी राहगीर हैं, वो सही तरीके से आ जा सके। तो ये कानून का उद्देश्य है। तो इस कानून के उद्देश्य को देखते हुए उन्होंने कहा बालकनी पे भी अगर खड़ी हैं या गेट के थोड़ा अंदर भी खड़ी हैं तो ये खड़ा होना सड़क पर खड़ा होने के बराबर है। तो ये विधायिका का जो सही आशय हमारी न्यायपालिका निकालती है, वो इसीलिए ही निकालती है कि हमारे कानूनों में स्पष्टता कभी कभी नहीं होती है, और स्पष्टता को बताने के लिए हमारे न्यायालय का यह कर्तव्य है कि उन कानूनों की व्याख्या करें। इस पर एक केस और है रंजीत ओडेसी का मिसचिफ रूल पर। रंजीत ओडेसी के केस में हमारे यहाँ धारा 292 की व्याख्या की गई। 292 कहती है कि कोई भी अश्लील पुस्तक, कोई भी ऑप्शन बुक्स अगर कोई बेचेगा तो 292 की धारा लगेगी। अब इसमें रंजीत ओडेसी साहब ने कहा कि हमारे पास जो अश्लील पुस्तक पाई गई है, जिसको कि सरकार ने बैन किया हुआ है, लेडी चैटरलीज बुक करके, तो उन्होंने कहा कि इस किताब, हमारे पास बहुत सी किताबें रखी लाइब्रेरी में, मुझे नहीं मालूम कि ये किताब वहाँ रखी हुई थी, दबी हुई है, छुपी हुई है। अब जांच में जब हमारे यहाँ जांच हुई, अन्वेषण हुआ, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पकड़ी गई। इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई हमारा इंटेंशन नहीं इसको बेचने का, सिर्फ हमारे यहाँ रखी पाई गई। तो 292 की जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब विश्लेषण किया तो उसमें एक शब्द था 292 में, इन हिज पोजेशन, कब्जे में है। तो कहा कि 292 आप पर एप्लीकेबल होगी, चाहे आपका आशय या ज्ञान भले ही ना हो। तो आशय नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हुए, जो भी मिसचिफ रूल का भी एक उदाहरण है, उन्होंने कहा इन हिज पोजेशन, आपने कब्जे में आपकी पुस्तक पाई गई है तो आप दंडित होंगे, क्योंकि विधायिका ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है, आपके कब्जे में पाई गई है। और विधायिका 292 के तहत इंटेंशन और नॉलेज को कोई स्थान प्रदान नहीं करना चाहती। और किस मिसचिफ को दबाया इसमें? इस मिसचिफ को कि संसद ये चाहती है कि इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी अश्लील पुस्तक बिकने ना पाए, अगर है तो आप उसे जला दीजिए। मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंपोज कर रही है व्यक्तियों पर, और अगर आपके कब्जे से पाई जाती है तो 292 की धारा स्पष्ट है, कोई इसमें संदिग्धता नहीं है, एम्बिग्युइटी नहीं है। और निर्णय देते हुए रंजीत ओडेसी को पनिश किया। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।